नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज अन्नदाता में। मेहनती किसान दंपति की सफलता की कहानी। टमाटर की फसल में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय। बुलंद हौसलों से तकदीर तो बदलती ही है, तस्वीर भी बदलती है। बुलंद हौसलों की बदौलत जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के मिर्गा पहाड़ी गांव के आजीविका किसान मित्र हेमलाल हांसला अपनी पत्नी मालती टूडू के साथ बिना साधन और संसाधन के ही मिट्टी में सोना उगा रहे हैं। ये किसान दंपत्ति अपने 2 एकड़ खेत में विभिन्न सब्जियों की खेती कर अच्छी आमदनी कमाकर अपना आर्थिक स्तर सुधार रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, जहां केवल किसान वर्षा आधारित खेती ही करते हैं और इसके बाद खेत पड़ती पड़ी रहती है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। वहीं जामताड़ा के फतेहपुर प्रखंड के मिर्गा पहाड़ गांव के किसान हेमलाल हांसला अपनी पत्नी मालती टूडू के साथ मिलकर साल भर खेतीबाड़ी करते हैं। बिना साधन और संसाधन के ही मिट्टी में सोना उगा रहे हैं। मेरा नाम हेमलाल हांसदा है, ग्राम मिर्गा पहाड़ी, और यहाँ हम लगभग 10-12 साल से हम खेती करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी सिंचाई करने का कोई सुविधा नहीं है। अभी तक हम भैयार से ही पानी लाते हैं और यहाँ पर हर तरह का हम खेती कर रहे हैं प्रयास करके। अपना कैप्सिकम लगाए थे पिछले साल, आज इस साल टमाटर लगाए हैं, बैगन लगाए हैं, मटर लगाए हैं, सरसों, मिर्चाई, फूलगोभी लगाए हैं। खेती तो हम करते हैं सभी मिला के, मेरा मतलब 60-70 हो जाता है 1000। किसानों को यही संदेश देना चाहते हैं कि मेरे जैसे और लोग भी खेती करें और अपना आय बढ़ाए। इन किसान दंपत्ति के बंजर पड़े खेतों में आज कई फसलें लहलहा रही है और इनकी सफलता की वजह है इनकी कड़ी मेहनत, क्योंकि गांव से काफी दूर और इनके खेतों के आसपास चारों ओर 2-3 किलोमीटर की परिधि में एक भी सिंचाई कूप नहीं है। सरकारी सिंचाई तो दूर की बात, निजी स्तर पर भी पटवन का साधन नहीं है। अभी मटर है, टमाटर, बैगन, मिर्चाई और सरसों। सिंचाई का साधन तो अभी नहीं है। हम लोग बाहर से पानी लाते हैं, बोहाल से, इससे हम सिंचाई करते हैं, लेकिन सरकारी कुआं नहीं मिला है अभी तक। पति पत्नी दोनों खेतों के बीच बहियार में रिश्ते पानी को लाकर पौधे में पटवन करते हैं। इनके कड़ी मेहनत के कारण मटर, मिर्च, सरसों, बैंगन, गोभी आदि के पौधे लहलहा रहे हैं। अगर ऐसे किसानों को सरकारी सहायता मिले तो प्रदेश कृषि क्षेत्र में और भी आगे बढ़ सकता है। फिलहाल अभी इन्हें सरकारी सहायता के रूप में JSLPS संस्था का साथ मिला है, जो इन्हें प्रशिक्षण देकर उन्नत खेती की तकनीकें सिखा रही है, ताकि किसान विभिन्न प्रकार की फसल लगाकर लाखों की आमदनी कर सके। हाँ, इसमें हम मतलब JSLPS में हमको AKM के रूप में काम मिला है। उसमें हम लोग को मतलब खेती करने का प्रशिक्षण मिला, उससे हमको मतलब खेती करने का उत्साह मिला। हम काम करना शुरू कर दिए और उसी तरीका से करते आ रहे हैं। लेकिन सब खेती करने का तो सब तरीका आ गया है, लेकिन सिंचाई की असुविधा के कारण हम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं।
किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। टमाटर की खेती अपने राज्य में आमतौर पर लगभग सभी क्षेत्रों में साल भर की जाती है और इसी के चलते इस फसल पर कई प्रकार के रोगों का भी प्रकोप रहता है। खासकर इस मौसम में इन रोगों का प्रकोप बड़ी तेजी से होता है, जिससे टमाटर की पैदावार में काफी गिरावट आ जाती है और कभी कभी तो इन रोगों के कारण किसानों को इस फसल से खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए समय रहते इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, चलिए इस बारे में जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर के पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद अंसार से। टमाटर की जो फसल है वो एक बहुत महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है। टमाटर चूँकि मार्केट में सालों अवेलेबल होता है, जो टमाटर की जो फसल होती है उसमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं। अगर हम बीमारी की बात करें तो नर्सरी अवस्था से ही लेकर फल की तुड़ाई तक अगर हम बात करें तो इसमें बीमारियां लगातार आती ही रहती हैं, कोई ना कोई बीमारी। आर्द्र गलन टमाटर में यह रोग फफूंद, राइजोक्टोनिया एवं कवकों के मिले जुले संक्रमण से होता है। इससे प्रभावित पौधे का निचला तना गल जाता है। शुरुआत में बीमारी के लक्षण कुछ जगहों में दिखाई पड़ते हैं और 2 से 3 दिनों बाद पूरी नर्सरी में फैल जाते हैं। नर्सरी भूरे और सूखे धब्बों के साथ पीली हरी दिखाई पड़ती है। पौधे अचानक ही सूख जाते हैं और जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं। नियंत्रण के उपाय। इस रोग के नियंत्रण के लिए टमाटर के बीजों को थायरम या कैप्टान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोना चाहिए। इसके अलावा रोगी पौधों को खेत से निकालकर नष्ट कर दें और खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था बनाए रखें। अब हम आते हैं जो फफूंद जनित बीमारियों की जो मुख्य रूप से खेतों में आती है। उनमें एक बीमारी है अर्ली ब्लाइट, जो कि अर्ली अवस्था में थे अगेती झुलसा जिसको हम लोग बोलते हैं। उसमें पत्तियों में हम लोग देखते हैं, जब हम लोग टमाटर की रोपाई करते हैं उसके कुछ दिन बाद में ही इस बीमारी का लक्षण दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें पत्तियों के ऊपर हमको गोल धब्बे बनते हैं जो रिंग आकार के दिखते हैं, सर्कुलर रिंग के तरीके के दिखते हैं वो धब्बे, और वो निचली पत्तियों में ज़्यादा दिखता है अच्छी तरीके से। और उन धब्बों के किनारे पर हम देखते हैं कि एक पीले रंग की एक रिंग बननी शुरू हो जाती है। तो ये जो लक्षण आते हैं, ये लक्षण पत्तियों के अलावा जो है जो तने हैं, जो फल हैं, उनके ऊपर भी इसका लक्षण अच्छे तरीके से दिखाई देता है। इसके अंदर हम लोग कवकनाशियों का छिड़काव अवश्य करें। इसमें पहला छिड़काव हम लोग इसको ध्यान रखना है कि हम लोग मैंकोजेब जो दवा आती है फंजीसाइड, उसको हम लोग 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर उसका हम लोग एक बार छिड़काव करेंगे। इससे जो है बीमारी जो है काफ़ी हद तक इसमें हम लोगों को कम दिखाई देती है खेत के अंदर। दूसरी जो एक मुख्य बीमारी जिसको हम लोग पछेती झुलसा बोलते हैं, जो लेड ब्लाइट बोलते हैं, पल्ला भी बोलते हैं कहीं कहीं किसी इलाके में, तो ये जो बीमारी है मुख्यतः ठंडक के मौसम में, जब ठंडा बहुत ज़्यादा हो जाता है उस समय ये बीमारी ज़्यादा आती है।
इसमें हम लोग देखते हैं कि जो पत्ती होती है उसके ऊपर पत्ती के ऊपर एक झुलसा हुआ एक जो है अपीयरेंस दिखता है। उसमें हम लोग देखते हैं पत्ती के किनारे से एक झुलसा शुरू होता है जो एक वाटर सोक्ड टाइप का एक लीजन बनता है। उसमें हम लोग देखते हैं कि झुलसना जो शुरू होता है वो प्रायः किनारे से पत्ती के किनारे से शुरू होता है और पूरे पत्ती को कवर कर लेता है। यदि हम पत्ती को पीछे पलट करके अगर देखते हैं तो उसमें एक सफ़ेद रोए की तरह या यूँ कह लीजिए कि रुई के तरीके से एक अपीयरेंस दिखता है, जिससे इस बात से पता चलता है कि इसमें पछेती झुलसा का अटैक हो चुका है, जो कि एक फंगस है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, उसकी वजह से आता है। तो वो उसका प्रकोप उसके अंदर हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक प्रोफाइलेक्टिक स्प्रे करेंगे, जो बीमारी आने से पहले एक छिड़काव हम लोग करेंगे। जो मैंकोजेब दवा आती है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका पानी में घोल बनाकर इसका हम लोग पहला छिड़काव करेंगे। टमाटर की फसल में उकठा रोग। टमाटर की फसल में यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से होता है। इसमें रोगी पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़कर झुलस जाती हैं और पौधे मुरझा जाते हैं। पौधों की बढ़वार रुक जाती है और फल भी नहीं लगते हैं। मुख्य तने के संवहन तंतु के साथ भूरी धारियां देखी जा सकती हैं। बीजों को बोने से पहले ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा 2.5 किलोग्राम को 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई से पहले भूमि में मिलाएं। वहीं पौधरोपण से 30 दिन बाद कार्बेंडाजिम 25% की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जिसको हम लोग लीफ कल बीमारी करते हैं या कुकड़ी बीमारी, या कई जगह पर अलग अलग नामों से हम लोग उस बीमारी को जानते हैं, जिसमें पत्तियां ऊपर की तरफ ऐंठनी शुरू हो जाती हैं। तो ये बीमारी जो होती है नर्सरी अवस्था से ही शुरू होती है, जिसमें पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़नी शुरू हो जाती हैं और उनका बढ़वार जो है, ग्रोथ है, वो बहुत बुरी तरीके से हैम्पर होता है, जिसके वजह से उसके अंदर फूल और फल बनने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। चूँकि ये एक विषाणु जनित बीमारी है और एक वेक्टर से ये फैलता है, सफ़ेद मक्खी से, तो ये हम लोगों को इस बीमारी के नियंत्रण के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा कि हम लोग सफ़ेद मक्खी के जो प्रवाह खेत के अंदर जो सफ़ेद मक्खी की संख्या है उसको नियंत्रित करना अति आवश्यक होता है। अगर हम लोग इसको खेत में रोपाई करने के बाद में भी अगर इसमें लक्षण दिखाई देता है जिसमें कर्लिंग की समस्या आ रही है, पत्ती ऊपर की तरफ मुड़ी है, तो उन पौधों को हम लोगों को खेत से निकाल देना है, हटा देना है खेत के अंदर से। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8 SL की जो दवा आती है, 1 ml 2 से 3 लीटर पानी में उसका घोल बना करके हम लोग उसका छिड़काव करेंगे। और उसके बाद अगर हमारा बीमारी अगर नियंत्रित होता है, अगर खेत में कम लक्षण दिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद में हम लोग इसके अंदर थायोमिथाक्साम दवा आती है। थायोमिथाक्साम दवा 1 ग्राम दवा जो है 3 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर हम लोग इसका दूसरा छिड़काव करेंगे। 10 से 12 दिन के अंतराल पर इसको हम लोग इमिडाक्लोप्रिड और थायोमिथाक्साम का कम से कम 3-4 स्प्रे खेत के अंदर करें। इससे सफ़ेद मक्खी की संख्या काफ़ी हद तक नियंत्रित होगी। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रदेश के ज्यादातर किसान पशुपालन से जुड़े हैं और अक्सर कुप्रबंधन या लापरवाहियों के चलते पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। इन्हीं में से एक है पशुओं की पाइका रोग की समस्या, जिसमें पशु अखाद्य पदार्थों को खाने लगते हैं और उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो किसान कैसे करें इस समस्या का समाधान, जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुराबादी रांची के पशु वैज्ञानिक डॉक्टर भरत महतो से। किसान भाइयों नमस्कार।
ये पाइका नामक जो बीमारी होती है, ये विशेष करके हमारे जो पालतू पशु होते हैं उसमें से भी जो दुधारू पशु होते हैं उन सबों में इस रोग की होने की संभावना अधिक होती है। जैसे हमारे गायों में सभी नस्ल के देसी नस्ल हो या फिर संकर नस्लें हों, भैंसों में, बकरियों में, भेड़ों में, इस तरह के ये बीमारी देखी जाती है। पर इन सबों में अगर तुलनात्मक रूप से कहें तो हमारे जो दुधारू पशु हैं उन सबों में इस बीमारी की होने की संभावना अधिक होती है। इसके कारण में ऐसे तो कई तरह के कारण होते हैं, पर पाइका बीमारी का जो सबसे मुख्य कारण होता है ये मिनरल के अभाव के कारण। शरीर में कई तरह के खनिज पदार्थों की जरूरत होती है जो शरीर के सभी उपापचय क्रियाओं को समुचित रूप से चलाते हैं। तो इसमें विशेष करके फास्फोरस, सोडियम और मैग्नीशियम की अचानक कमी होने के कारण पशुओं में ये बीमारी होने की संभावना रहती है। फास्फोरस की कमी पशुओं में आमतौर पर लंबे समय तक अपर्याप्त मात्रा में चारा लेने से उत्पन्न होती है और लंबे समय तक पशुओं के आहार में फास्फोरस की कमी के कारण क्रोनिक फास्फोरस की कमी हो जाती है। इस प्रकार की फास्फोरस की कमी शुष्क क्षेत्र में चरने वाले पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि इन स्थानों की मिट्टी में स्वाभाविक रूप से फास्फोरस कम मात्रा में पाया जाता है। हम खनिज पदार्थों की जो बात कर रहे हैं, इनकी कमी होने के भी कई कारण होते हैं। जैसे कोई किसान भाई क्या होते हैं कि दुधारू पशुओं को उचित मात्रा में हम मिनरल मिक्सचर अलग से नहीं दे पाते हैं। जो मिनरल मिक्सचर उनके खाद्यान्न पदार्थों, जो खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं से जो आते हैं उसी से उनका काम चलते रहता है। पर होता क्या है कि जो दुधारू पशुओं में होते हैं उन सबों में दूध में से ये जो मिनरल्स हैं, जैसे फास्फोरस हो गया है, सोडियम, मैग्नीशियम, ये काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाते हैं। तो जब तक हम इनको राशन में कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं, माने अतिरिक्त खनिज पदार्थ जब तक हम लोग नहीं देते हैं तो उसकी आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और शरीर में धीरे धीरे इसकी मात्रा घटते जाती है। और धीरे धीरे करते करते कुछ दिनों में ये जो हमारे पशु हैं, दुधारू पशु हैं या जो दुधारू नहीं हैं, उन सबों में भी इस बीमारी को आने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जो किसान भाई फाइबर, जो रेशा की मात्रा होती है, संतुलित आहार में अगर रेशा की मात्रा भी उचित मात्रा अगर न रखी जाए तो ये बीमारी होने की संभावना होती है। इसके साथ अगर शरीर में उनके जो इंटरनल पैरासाइट्स हैं, विशेष करके अंतःपरजीवी में जो गट एक्टिंग पैरासाइट्स हैं, मतलब जो हमारे आहार नली में जो परजीवी होते हैं, उन सबों की संख्या भी अगर बहुत अधिक हो जाए तो मिनरल की कमी, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे पदार्थों की कमी हो जाती है और इसके कारण पाइका रोग उत्पन्न हो जाता है। पाइका रोग पीड़ित पशु में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं जिन्हें देखकर आप रोगी पशुओं को आसानी से पहचान सकते हैं। इन लक्षणों में पशु खाद्य पदार्थ के अलावा अखाद्य पदार्थ जैसे ईंट, पत्थर, मिट्टी, मल मूत्र, कागज, कपड़े आदि खाने लगते हैं। इसके अलावा पशुओं के स्वास्थ्य में गिरावट और कमजोरी, प्रजनन संबंधित विकार आदि भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई पड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि आपके पशुओं में इन खनिज पदार्थों की कमी हो गई है और इस रोग से आपके पशु ग्रसित होने जा रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके, अभी जो हम कारण बताए थे आपको इसके होने के, जैसे आप नियमित रूप से दूध की मात्रा के अनुसार में आप मिनरल मिक्सचर अतिरिक्त के जरूर दें। साथ साथ अगर मिनरल ऑरली जो दे रहे हैं, जो खाना के साथ दे रहे हैं, उससे अगर पूर्ति नहीं हो पा रही है तो बहुत सारे फास्फोरस के इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध रहते हैं। आप कुछ दिनों तक में, 2-3 दिन तक उसके इंजेक्शन भी चला के उसके शरीर में इन खनिज पदार्थों की आपूर्ति यथाशीघ्र कर सकते हैं। और किसी में अगर बहुत अधिक कमी देखी जा रही है, बहुत लक्षण इसके प्रोडक्शन घट गया है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, वो मसल्स में जो मांसपेशियों में है उसमें कमजोरी आने लगी है, तो आप इनको जो आईवी इन्फ्यूजन हम कहते हैं, जैसे आप सीरा में भी फास्फोरस के जो दवा आते हैं, जो सीरा में चढ़ाने के लिए स्पेशली आते हैं, उन सबों का भी डॉक्टरी परामर्श के अनुसार में आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। संक्रामक रोगों के अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पशुओं की उत्पादन क्षमता कम कर देते हैं। ये रोग ज्यादा भयानक नहीं होते हैं, लेकिन समय पर सही इलाज नहीं कराने पर काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाइका रोग पशुओं का एक ऐसा ही डिसऑर्डर है। इस रोग से पशुओं को बचाने के लिए संतुलित आहार प्रबंधन और देख रेख अच्छी तरह से करना चाहिए।
इन सबों के अलावा भी आप जैसे कृमिनाशक की दवा आप नियमित रूप से जरूर पिलाएं अपने जानवरों को। आपने जो खाना है आप जो दे रहे हैं, संतुलित आहार दे रहे हैं, उसमें देखें कि जो 24 आवर की जो दिन भर की जो आहार है उसमें उचित मात्रा में रेशा उपलब्ध है कि नहीं, इन सबों को भी देखें। अगर आप इस तरह के प्रबंधन करते हैं तो इस बीमारी से आसानी से आप निजात पा सकते हैं, और जो जानवर इस बीमारी से ग्रसित है उन सबों को भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पहले से सजग रहें आपके दुधारू पशुओं के प्रति, और जो दुधारू पशु नहीं है उन सबों के प्रति भी इन उपायों के साथ आप अगर सजग रहते हैं तो पाइका बीमारी से बहुत आसानी से आप बचाया जा सकता है, अपने पशुओं को बचा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम हसनपुर, जिला समस्तीपुर के कृषक माखन लाल ने। ये गेहूं की फसल में लगने वाले कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो माखन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए किसान भाई, जो गेहूं नवंबर महीना में जो 15 नवंबर तक लगा चुके हैं तो करीब अभी 1.5 महीना का हो चुका है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मौसम का भी बदलाव हो रहा है, काफ़ी ठंड पड़ रही है, कोहरा भी और बीच बीच में धूप निकलता है। इसमें सबसे ज़्यादा अभी जो है गेहूं में लगने वाले मुख्य कीट में से जो है वो आपको माहू है। और जो माहू का इफेक्ट जो है जड़ माहू भी कहते हैं, जो वो जो है पौधे के निचले भाग में लगता है, और वैसे पूरे सीजन में ये लगता है, जैसे वो गाभा स्टेज में हो या दूध भरने के स्टेज में हो, और ये या अभी के समय में, तो इसका प्रकोप हमेशा होता है। दीमक पोलीफेगस कीट होता है, यह सभी फसलों को बर्बाद करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार दीमक कई प्रकार की होती है। दीमक भूमि के अंदर बीजों, अंकुरित पौधों को चट कर जाती है। कीट जमीन में सुरंग बनाकर पौधों की जड़ों को भी खाते हैं। प्रकोप अधिक होने पर ये तने को भी खाते हैं, और इससे पूरा पौधा जो है वो बढ़वा रुक जाता है, और यहाँ उसका जो है आगे का प्रोडक्शन भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। और इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा गाभा का स्टेज में आएगा, जब आपका जो ट्रिलिंग होता है, गाभा बनना शुरू हो जाता है, तो उस समय जो है एक कीड़ा जो है लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं सैनिक कीट भी, जिसको कहते हैं आर्मी वर्म, वो भी लग सकता है। वैसे इसके बाद आपको बहुत से है, जिससे बाली लगने के समय आएगा तो उस समय आपको जो है स्टेम बोरर भी लगता है, जिसको जैसे बाली जो निकलता है वो पूरा सफ़ेद हो जाता है, उसको हम सफ़ेद बाली, व्हाइट ईयर भी कहते हैं। तो हर स्टेज पे जो है कीड़ा का जो है लगने का समय होता है। तो अभी जो है मुख्य रूप से जो है हम लोग जैसा देखा जा रहा है कि अभी माहू का जो है इफेक्ट होगा, और कुछ जो है सैनिक कीट का भी इफेक्ट होगा। तो उसके लिए जो आप जो है डाइक्लोरोवास का जो है 1 से 2 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कीजिएगा, तो ये कीड़ा का प्रकोप जो है आपका खेत से नष्ट हो जाएगा और अच्छा उत्पादन होगा। फसल में एकीकृत कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले साफ, उपयुक्त एवं प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, और बोने से पहले बीजों को कीटनाशक दवा से उपचारित करना चाहिए। गर्मियों में खेत की गहराई जुताई करके मिट्टी में मौजूद कीड़ों, बीमारियों और खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं। खाद तथा अन्य तत्वों की मात्रा का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। खेतों से फसल अवशेषों का हटना तथा मेढ़ों को साफ रखना चाहिए। सही फसल चक्र अपनाना, अर्थात एक ही फसल को उसी खेत में बार बार नहीं लें, इससे कई कीड़ों और बीमारियों का प्रकोप कम हो जाता है। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूह, प्यूपों तथा वैक्सों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधों तथा उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस कुड़ियां लगाएं, जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सके। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी और उनको आकर्षित करने के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें।
सफेद मक्खी व तेल के नियंत्रण के लिए येलो स्टिकी ट्रैप का प्रयोग करें। कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीटों की रोकथाम के लिए नीम से बने कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। अगर कीटों की संख्या अधिक हो और जैवनाशी से नियंत्रण नहीं हो पा रहा हो तब रासायनिक कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अभी जो माहू का जो प्रकोप जहां आपको देखने को मिल रहा है तो आप उसे देखें तो इसका जो है आप तुरंत नियंत्रण करें। इसके लिए अभी हम लोग कहते हैं या तो आप बायोपेस्टिसाइड में सबसे अच्छा है जो नीम का तेल जो एज ए डायरेक्टिन के नाम से भी मार्केट में आता है, उसका आप जो है 2-3 से 4 ml जो है प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के आप स्प्रे कर दें। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप केमिकल इंसेक्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.5% जो 8% का जो है आप 1 ml जो है 2 लीटर पानी में घोल बना के अगर आप स्प्रे कर सकते हैं, हफ्ता 10 दिन के अंतराल पर 2 बार स्प्रे कर दें तो इस जो कीड़ा है जो माहू जो है उससे आप निजात पा सकते हैं। दीमक को नियंत्रित करने के लिए 2 लीटर क्लोरोपाइरिफास दवा को 4 किलो रेत में मिलाकर प्रति हेक्टेयर बुआई के समय खेत में डालना होता है। इसके साथ ही सिंचाई जल के साथ भी दवा को मिलाकर सिंचाई करने से कीट का प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण